हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट का पार्ट बी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले मैंने आपको पार्ट बी यानी पेपर फर्स्ट में पार्ट ए में आयुर्वेद, पार्ट बी में क्या था, मॉडर्न था, जिसमें 40 नंबर का पूछा जाना है। उसमें मैंने आपको पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी है। फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टेसिस का डेफिनेशन हो गया, सेल फिजियोलॉजी, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, एसिड बेस बैलेंस हो गया, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया। ये सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट करा दी हूँ। दोनों फॉर्म में इसके नोट्स हैं, इंग्लिश में भी हैं और हिंदी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में और बाकी का हिंदी में भी है। जिस तरीके से आपको समझ आए आप उस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो पूरा ऐप पर अवेलेबल है। बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ एनसीआईएसएम बेस्ड जो कोर्स ऑप्शन में आपको कोर्स मिलेगा, वहां पे ये सारी चीजें कुछ ओपन भी हैं जहां पे आप डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें मैं इसमें 5 से 7 टॉपिक हैं। एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में पढ़ाऊंगी। अगर कोई टॉपिक बड़ा होगा तो उसको हम 2 क्लास में कवर करेंगे। जैसे आज का टॉपिक है हमारा फंक्शनल एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने डायग्राम को ज्यादा यूज इसलिए किया है ताकि आप देख के चीजों को अच्छे से समझ सके और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख भी सके, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम पढ़ते हैं तो चीजें हमको याद नहीं होती हैं। अगर वही चीज हम डायग्राम से पढ़ते हैं तो चीजें हमको ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है। और एक और सबसे अच्छी बात, जैसे 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 ईयर बढ़ते जाएंगे एआईए पीजीटी का पेपर उतना ज्यादा टफ होता जाएगा। हमारे दिमाग में एक चीज चलती है कि ये मॉडर्न के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं आते, वो आपके सिलेबस के अंदर से ही आते हैं। यानी जो एनसीआईएसएम का सिलेबस है जिसमें मॉडर्न डाला हुआ है, उन्हीं के अंदर से वो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका बीएमएस का बेस अगर अच्छा होगा, जिसमें मैं इस तरीके से आपको मॉडर्न पढ़ा रही हूँ, अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो अगले आने वाले सालों में मॉडर्न आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, डायग्राम बना बना के पढ़ना है आपको। वैसे इसमें नोट्स में सब कुछ बना है, आप इसकी कॉपी भी आपको मिलेगी जिसमें आप खुद से उसमें अंडरलाइन करके ट्रिक वगैरह लिखकर उसको याद कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ वैल्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑथेंटिक बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सैमुलिंगम से, उसी को शॉर्ट करके। ठीक है, ताकि कोई भी वैल्यू में गड़बड़ ना हो। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होती है, सभी लोग, क्योंकि देखो हम लोग क्या बायोलॉजी से है ना, तो इतना सबको सब कुछ पता रहता है। बस जो हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन था होम्योस्टेसिस वाला, वो थोड़ा सा टफ था। अब सारे सिस्टम आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं, क्योंकि इस सबसे आपका कहीं ना कहीं परिचय पहले से है। जब आपने नीट की तैयारी की थी ना, तब आपने सब कुछ पढ़ा था ये सारी चीजें। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच एयर मूव्स इन एंड आउट। एक प्रकार का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा आप एयर को अंदर लेते हैं और एयर को बाहर एक्सपेल आउट करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या है, नॉस्ट्रिल्स, नोज कॉन्का, नॉस्ट्रिल हो गया आपका, कॉन्का हो गया। उसके बाद नेजोफेरिंग्स आता है, ओरोफेरिंग्स आता है ना। तो ओरल कैविटी के थ्रू भी, नोज के थ्रू भी जा रहा है, ओरल कैविटी के थ्रू भी जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, ट्रैकिया आ जाएगा। ट्रैकिया डिवाइड होगा, है ना, तो ट्रैकिया डिवाइड होके लंग्स में चला गया, जिसको हमने ब्रोंकाई बोल दिया। ब्रोंकाई आगे जाके फिर डिवाइड होगा, उसके बाद फिर से डिवाइड होगा। वो डिवीजन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको इतने पार्ट्स देखना है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। इन द लंग्स इंस्पायर्ड atmospheric air deliver O2 to the blood in the pulmonary capillaries and remove CO2। क्या होता है, जैसे हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती है वहां पे हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, अपना CO2 छोड़ता है। कैसे होता है, जैसे हमने एयर को इंस्पायर्ड किया, ये एयर कहाँ जाती है, हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज, लंग्स में गई, वहां से पल्मोनरी कैपिलरीज में गई और वहां पे क्या करेगी, जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन दे देता है। क्या करेगा, ये जो एयर है ब्लड को ऑक्सीजन दे देता है और वहां जो ब्लड होता है उसमें CO2 रहता है, उसको रिलीज भी करने का काम करता है। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, जो इंस्पायरेशन होता है, हम सांस लेते हैं वो एक्टिवली लेते हैं, लेकिन हम जो
सांस को छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, वो पैसिव कंडीशन होती है। वो क्या होती है? पैसिव प्रोसेस होती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, अब टफ नहीं लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। प्लूरा, प्लूरा क्या होता है? तो लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको हम प्लूरा कहते हैं। अब ये प्लूरा दो टाइप का होता है, एक विसरल होता है, दूसरा पैराइटल होता है। विसरल कहाँ रहता है? विसरा से चिपका हुआ रहता है। पैराइटल पेरिफेरी पे रहता है। नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। तो प्लूरा क्या है? ईच लंग्स इज इनक्लोज्ड बाय लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। हमारा जो लंग्स होता है एक बाय लेयर सीरस मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको हम प्लूरा कहते हैं। दो टाइप का प्लूरा होता है, एक पैराइटल होता है और एक विसरल होता है। तो विसरल कहाँ अटैच्ड है? तो विसरल प्लूरा जो होता है, इनर लेयर जिसको हम बोलते हैं फिमली अटैच्ड टू द लंग सरफेस, जो कि लंग सरफेस से चिपका हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है। दूसरा होता है पैराइटल प्लूरा। पैराइटल क्या है? आउटर लेयर है, अटैच्ड टू द थोरेसिक कैविटी वॉल। तो ये कहां पर होता है? थोरेसिक कैविटी वॉल पर अटैच्ड होता है। अब ये विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इनके बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी बोलते हैं। अब इस प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये जो प्लूरल फ्लूइड है वो कौन सीक्रेट करता है? वो विसरल प्लूरा ही सीक्रेट करता है। ठीक है, पूरा डायग्राम में आपको सारी चीजें समझ आ रही है। The two layers are continuous at the hilum. इंट्राप्लूरल स्पेस जिसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं, द नैरोअर स्पेस बिटवीन टू लेयर्स, दैट इज विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? कंटेन्स अ थिन फिल्म ऑफ प्लूरल फ्लूइड। इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड फिल रहता है, सीक्रेटेड बाय द विसरल लेयर। फंक्शन क्या होते हैं इसके? फिर जो प्लूरल फ्लूइड होता है ना, प्लूरा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, प्रिवेंट फ्रिक्शन, क्रिएट अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो देखिए, जो लुब्रिकेंट होता है, जो हमारे प्लूरा होते हैं, वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं, यानी लंग्स का किसी थोरेसिक केस के द्वारा फ्रिक्शन ना हो, है ना, वो सेफ रहे। ठीक है। अब क्या होता है? जो प्लूरल कैविटी है, अगर उसमें एयर भर जाती है तो उसको क्या टर्म? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है कि अगर प्लूरल कैविटी में एयर फिल्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरेक्स बोलेंगे। अगर ब्लड फिल्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? इस तरीके से पॉइंटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछा जाएगा, और AIPGT में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एयर फिल्ड है तो न्यूमोथोरेक्स बोल दिया। फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब हाइड्रो यानी पानी, उसको क्या बोलोगे? हाइड्रोथोरेक्स बोलोगे। ब्लड मतलब हीम, हीम को क्या बोलोगे? हेमेटोथोरेक्स बोलोगे। पस को पायोजेनिक बोलते हैं ना, तो पायोथोरेक्स हो गया। तो न्यूमोथोरेक्स एयर फिल्ड, हाइड्रोथोरेक्स वाटर फिल्ड, हीमोथोरेक्स ब्लड फिल्ड एंड पायोथोरेक्स पस फिल्ड। ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल कैविटी। अगर उसमें कुछ फिल होता है उसको हम क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं। अब आता है ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रैकिया प्लस ब्रोंकाई मिलकर ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री बनाते हैं। ट्रैकिया प्लस ब्रोंकाई आपस में मिलकर ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री बनाते हैं। क्या होता है? ट्रैकिया सीधी सीधी जाती है, बाइफरकेट होती है, लंग्स में चली जाती है, फिर वहां पर क्या होता है? डिवीजन होने लगता है। क्या होने लगता है? डिवीजन होने लगता है। ट्रैकिया बाइफरकेट होके यहाँ लंग्स में चली गई, यानी प्राइमरी लेवल पे दोनों लंग्स में जाती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके फिर डिवीजन होता है, उसको हमने बोल दिया सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गई, है ना। कलर दूसरा चेंज करती हूँ। तो ये हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई। जब ये दूसरी बार डिवाइड होती है तो इसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। जब यही ब्रोंकाई तीसरी बार डिवाइड होती है इसको हम टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलते हैं। टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलते हैं। अब इसके बाद जो होता है डिवीजन, उसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, समझ आया? अब पढ़ते हैं। ट्रैकिया प्लस ब्रोंकाई टुगेदर ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, पार्ट ऑफ द एयर पैसेज।
ब्रांचिंग पैटर्न क्या होता है? ट्रैकिया बाइफर्केट टू प्राइमरी ब्रोंकाई राइट एंड लेफ्ट, ट्रैकिया बाइफर्केट दैट कॉल्ड टू ब्रांचेस, जिसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंड लेफ्ट बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है? ईच प्राइमरी ब्रोंकस एंटर द लंग्स सेकेंडरी लोअर ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है अब लंग्स में प्रवेश करती है, लंग्स में एंटर करेंगी, फिर से उनका डिवीजन होगा, अब वो सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाने लगेंगी। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होती है टर्शरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसको हम सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे फिर क्वेश्चन बनता है कि जो सेगमेंटल या टर्शरी ब्रोंकाई है वो कितनी होती है? तो राइट और लेफ्ट, राइट में 10 होती हैं, लेफ्ट में 8 होती है। लेफ्ट में कम होती हैं, राइट में ज्यादा होती हैं। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब टर्शरी मैनी जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। अब टर्शरी ब्रोंकाई से क्या होगा? अभी मैंने बताया टर्शरी ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स बनेंगे जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, जहां पे O2 ब्लड को दी जाती है और ब्लड से CO2 को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होता है? ब्रोंक्यूल्स का जो डायमीटर होता है, यहां से फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा, लेस देन इक्वल टू 1 mm होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर इतना। फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर से डिवाइड होती है, उसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे जो है इनको हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोला। उसके बाद फिर से एक डिवीजन होता है, उसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं। इसका 1 mm साइज था, इसका और हाफ हो जाएगा तो 0.5 mm साइज हो जाएगा। ठीक है, उसका साइज कितना हो जाएगा? डायमीटर 0.5 mm। देखिए ध्यान से सुनिए, ट्रैकिया बाइफर्केट हुई, लंग्स में प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के रूप में एंटर हुई, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स हो गया, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गया, इसको हमने सेगमेंटल ब्रोंकाई बोला। उसके बाद फिर क्या हो गया? सेगमेंटल टर्शरी के बाद फिर से ब्रोंक्यूल्स बना, जिसको हमने क्या बोला? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, सॉरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हो गया, वही टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गया। उसके बाद एक और बार डिवीजन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड के बाद फिर से डिवीजन हुआ तो ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल, उसके बाद फिर से डिवीजन हुआ तब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनेगा। इसमें बस हमको इतना कंफ्यूजन रहता है, क्या रहता है? अक्सर जो कंफ्यूजन होता है कि कहीं टर्शरी को ही तो हमने रेस्पिरेटरी या टर्मिनल नहीं बोला, टर्शरी अलग है, उसके बाद टर्मिनल है, उसके बाद बनेगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? तो देखिए, जो वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड, उसके ऊपर का जो पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और वोकल कॉर्ड के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, लंग्स ब्रोंक्यूल्स तक का जो पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आती है इसमें? ट्रैकिया इसमें नहीं आता, ट्रैकिया नीचे आता है, एरो बना के वहां लिखा है यहां से। तो क्या आ जाएगा हमारा? नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स, और यहाँ पे वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग्स हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, रेस्पिरेटरी एल्वियोलर डक्ट हो गया, है ना, एल्वियोलाई हो गया और एल्वियोलर सैक हो गया। ये सारा किस में आएगा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑल स्ट्रक्चर फ्रॉम द नोज अप टू द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के ऊपर तक का जो पार्ट है वो किस में आएगा? अपर में आता है। वोकल कॉर्ड फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन द लैरिंग्स दैट वाइब्रेट टू द प्रोड्यूस वॉइस, वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें किसकी लाइनिंग होती है? इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। ठीक है, और जब ये वाइब्रेट करता है तो क्या होता है? हम बोल पाते हैं, वॉइस प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि वोकल कॉर्ड को अपर ना इंक्लूड करके उसको मिड पॉइंट बोल सकते हैं। मिड पॉइंट, इसके ऊपर वाला अपर, इसके नीचे वाला लोअर, इसको तो मिडिल में रखा है। स्पेशली अपर में उसको इंक्लूड नहीं किया है, ना ही लोअर में इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए अब रेस्पिरेटरी यूनिट आता है। रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है?
लंग पैरेन्काइमा इज फॉर्म्ड बाय द रेस्पिरेटरी यूनिट। जो लंग्स का पैरेन्काइमा है ना, वो किसके द्वारा बना होता है? रेस्पिरेटरी यूनिट के द्वारा बना होता है। इट फॉर्म्स द टर्मिनल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, किसको बोलते हम? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स क्या होती है? रेस्पिरेटरी यूनिट होती है ना। गैसियस एक्सचेंज यहीं पर होता है। कहां पर? रेस्पिरेटरी जो यूनिट होती है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्या क्या आएगी? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जो हमने वहां पर एंड किया था। टर्शरी ब्रोंक्यूल्स को सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स बोला था हमने। उसके बाद आया था टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो चीजें आती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के साथ उसके आगे आने वाली चीजों को हम रेस्पिरेटरी यूनिट कहते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को इंक्लूड नहीं किया है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लेके आगे जाके जो जो स्ट्रक्चर आएंगे उसको हम रेस्पिरेटरी यूनिट बोलते हैं। वहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स थी। आगे जाके इसने क्या बना दिया? एल्वियोलर डक्ट बना दिया। आगे जाके ये डिवाइड हो गई, एल्वियोलर डक्ट हो गया। एल्वियोलर डक्ट आगे जाके क्या बना दिए? सैक बना दिए। ये छोटे छोटे सैक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सैक जो होते हैं वो एल्वियोलर सैक कहलाते हैं। ठीक है, एल्वियोलर सैक जो हो गया उसमें कुछ स्पेस होता है बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रम। ठीक है, और क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, या फिर जो बहुत सारा जो गुच्छा होता है वो एल्वियोलाई का क्लस्टर होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बोला है कि क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होता है, एल्वियोलर डक्ट होता है, एल्वियोलर सैक होता है, उसमें एंट्रम होता है और एल्वियोलाई का पूरा क्लस्टर भी होता है। तो रेस्पिरेटरी यूनिट इंक्लूड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एंट्रम एंड एल्वियोलाई। पहले डक्ट होगा, सैक होगा, एंट्रम होगा और एल्वियोलाई। पूरा एल्वियोलाई ही है ये सारा, एंट्रम वगैरह। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। एल्वियोलर सेल क्या होता है? जिसको न्यूमोसाइट भी बोलते हैं। एल्वियोलर जो सेल है उसको न्यूमोसाइट बोलते हैं। इस तरीके का आपको डायग्राम दिखता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें दो टाइप की सेल होती है। यह जो एल्वियोलर सेल होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है टाइप 2, एक होती है टाइप 1। तो टाइप 1 जो होती है आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये जो टाइप 1 है बहुत ज्यादा संख्या में होगी, है ना। तो यहाँ पे जो टाइप 1 है ज्यादा संख्या में प्रेजेंट होगी। आपको दिख रहा होगा कितनी सारी है ये। तो सबसे ज्यादा 95% तो यही पाई जाती है। और टाइप 2 जो होती है ओनली 5% पाई जाती है, टाइप 2 न्यूमोसाइट। फिर रेड ब्लड सेल दिख रहा है, बेसल मेम्ब्रेन हो गया, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हो गया। ठीक, कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, पढ़ते हैं। तो ईच एल्वियोलस अ पाउच डायमीटर कितना होता है? जितना भी जो एल्वियोलस होता है ना, हर एक पाउच का डायमीटर कितना होता है? 0.2 to 0.5 mm होता है, जो कि किससे लाइन रहता है? एपिथेलियल सेल से लाइनिंग रहती है उसमें। एल्वियोलर सेल जिसको हम न्यूमोसाइट बोलते हैं वो दो प्रकार की होती है, टाइप 1 एल्वियोलर सेल एंड टाइप 2 एल्वियोलर सेल। टाइप 1 क्या होती है? जो अभी मैंने बताया कि 95% प्रेजेंट होती है यहाँ पे, तो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। टाइप 1 एल्वियोलर सेल क्या है? एक प्रकार की स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है। फॉर्म 95% ऑफ टोटल सेल। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलस एंड ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बहुत डीप क्वेश्चन बनेगा कि जो एल्वियोलर सेल होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक 1 और एक 2। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड के बीच में, लंग्स के बीच में, वो कौन कराता है? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलस एंड ब्लड, है ना, वो कराती है टाइप 1 एल्वियोलर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है टाइप 2 एल्वियोलर सेल। ये क्यूबॉइडल सेल होती है, 5% होती है। इनको हम ग्रैन्युलर न्यूमोसाइट बोलते हैं। और ये क्या करती है? ये
गैसियस एक्सचेंज का काम नहीं करती, ये सिक्रेशन का काम करती है। क्या सिक्रेशन का काम करती है? एल्वियोलर फ्लूइड और सर्फेक्टेंट को बनाती है ना। तो जो सैक क्यूवॉर्डल टाइप का था स्ट्रक्चर, यहाँ से सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है? सर्फेक्टेंट का होता है, और एल्वियोलर फ्लूइड को भी सिक्रेट करती है। बाकी एक्सचेंज तो टाइप 1 में होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है? रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन और कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी ब्लड कैपिलरी है। तो ब्लड कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी एल्वोलाई है। तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो होती है, इन दोनों से मिलकर क्या बनी है? इन दोनों से मिलकर बनता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। समझ आया? एल्वियोलर मेम्ब्रेन प्लस ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन जो होती है, इन दोनों से मिलकर बना होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? ये ब्लड और एल्वियोलाई के ऑक्सीजन के बीच में सेपरेशन का काम करती है। इसी के द्वारा तो ऑक्सीजन ब्लड में आएगी, CO2 कहाँ जाएगी? वापस एल्वियोलाई में आएगी, जहां से एक्सपायरेशन के थ्रू इसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैस अकर, मतलब एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। सेपरेट एयर इन द एल्वियोलाई, और क्या काम करती है? अभी बताया मैंने कि एल्वियोलाई को, एयर को ब्लड कैपिलरी से सेपरेट रखती है, ये बाद में एक्सचेंज होता है। फॉर्म्ड बाय एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब जो टोटल एरिया फॉर गैस एक्सचेंज करने के लिए जो टोटल एरिया बनता है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, वो कितना होता है? वो होता है 70 मिली स्क्वायर, और माइक्रोमीटर, मीटर नहीं, कुछ एम से कुछ और वैल्यू होगा, देख लीजिएगा आप इसको। ठीक है, तो सरफेस एरिया 70 होता है, थिकनेस कितना होता है? 0.5 होता है। तो टोटल एरिया गैस एक्सचेंज, ये क्या होता है? गैस डिफ्यूजन डिस्टेंस होता है, इतना थिकनेस होना चाहिए। फिर नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होते हैं? मतलब अब यहां से पॉइंटेड क्वेश्चन, मतलब वहां से नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं, वहां से ही बनेंगे। अब यहां से एकदम क्वेश्चन वाली ही चीजें दी है। ये रेस्पिरेटरी यूनिट के अंतर्गत नहीं आता, पर यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक ऑल्फेक्शन होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं हमारे नेजल म्यूकोसा में। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, दूसरा वोकलाइजेशन, जो लैरिंग्स होता है उसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, है ना। लैरिंग्स को क्या बोलेंगे? साउंड बॉक्स बोलते हैं। स्पीच अपैरेटस होता है वो। प्रिवेंशन ऑफ डस्ट, हमारे नोज में हेयर्स होते हैं, नेजल हेयर, जो क्या करते हैं? कोई भी चीज डस्ट वगैरह अंदर गई, वहां पे म्यूकस का सिक्रेशन होगा, इमल्सिफाई उसको कर देगा, है ना, और जब छींक आती है तो वो बाहर निकल जाता है। तो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस आते हैं, इंगल्फ हो जाता है, जब कफिंग और स्नीजिंग होती है तो वो बाहर निकल जाता है। ऐसे ही डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में, लंग्स का खुद का ही डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल होते हैं, डेंड्राइटिक सेल होते हैं। ठीक है, अब वाटर बैलेंस, वाटर लॉस्ट वाया एक्सपायर्ड एयर। तो जैसे लंग्स हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस बनाए रखता है, तो क्या करता है वो? जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इससे पानी भी निकलता है साथ में। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? जब पसीना निकलता है ना, या सॉरी, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो बाहर क्या निकलता है? पानी निकलता है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस बाय रेगुलेटिंग ब्लड CO2 प्लस H2O। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा? एसिड बेस बैलेंस को बनाने का काम करता है। अगला आता है एंटीकोएगुलेंट, मास्ट सेल सीक्रेट हेपेरिन। इसमें जो मास्ट सेल होती है वो हेपेरिन को सीक्रेट करता है। ठीक है, क्या करता है? हेपेरिन को सीक्रेट करता है। ACE सीक्रेशन, पल्मोनरी कैपिलरीज एंडोथीलियम कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पल्मोनरी कैपिलरी होती है उसकी जो एंडोथीलियम होती है वो किसको कन्वर्ट करती है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करती है। जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी?
ब्लड प्रेशर पढ़ाऊंगी वहां पे ये चीजें पढ़ाऊंगी, है ना। किडनी से क्या निकलता है, रेनिन निकलता है, फिर एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में सेकंड में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन बनता है, फिर किस प्रकार से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मैं आपको जब पंप पढ़ाऊंगी ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब ब्लड से रिलेटेड जो भी चीजें ब्लड प्रेशर से, वहां पे पढ़ाऊंगी आपको ये सारी चीजें एक बार और पढ़ाऊंगी, ठीक है। हार्मोन सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन, एसिटाइल कोलिन और सेरोटोनिन। फिर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जैसे कफिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, सॉलोइंग रिफ्लेक्स। ये क्या होता है समझिए। तो डीप इंस्पायरेशन, खांसी कैसे आती, हमने गहरी सांस ली, फिर क्या करेंगे हम, फोर्स्ड एक्सपायरेशन अगेंस्ट अ क्लोज ग्लॉटिस, हम फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ेंगे। किसके अगेंस्ट में छोड़ेंगे, हमारा जो एपिग्लॉटिस है वो बंद रहता है और हम फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, ग्लोटिस ओपन हो जाएगा एकदम से, और जो भी हमारा इरिटेंट था अंदर वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो फोर्सफुली हमने क्लोज ग्लोटिस के अगेंस्ट में एक्सपायरेशन किया, एकदम से सडनली ओपन हो जाता है ग्लोटिस और इरिटेंट जो है बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। इस समय इसका प्रेशर कितना रहता है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है मोर देन 100 mm ऑफ Hg रहता है। एयर फ्लो कितना रहता है, 960 किलोमीटर पर आवर रहता है। और कफिंग रिफ्लेक्स का सेंटर कहाँ होता, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में कफिंग रिफ्लेक्स का सेंटर होता है, ठीक है। दूसरा स्नीजिंग का भी कहाँ होता है, वहीं पर होता है। तो इसमें सेम कंडीशन वही है कि नेजल म्यूकोसा में इरिटेशन हुआ, हमने डीप इंस्पायरेशन किया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, एंड ओपन ग्लॉटिस ओपन हुआ, और जो भी मटेरियल था, इन्फेक्शन था, वो बाहर निकल जाता है। ये मेडुला में है। सॉलिंग क्या होता है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयर पैसेज। सॉलिंग या डिग्लुटेशन रिफ्लेक्स मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, हमारे ग्लॉटिस में, हमारे एयर पैसेज में क्या करता है, फूड को जाने से रोकता है, ठीक है। ब्रीदिंग ब्रीफली स्टॉप, सॉलोइंग, इसी को डिग्लुटिनेशन पीनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पॉइंट कवर करा दिया मैंने आपको, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डेफिनेशन ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। तो ये सारी पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ऐप पर आपको बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ एनसीआईएसएम बेस्ड सिलेबस के कोर्स में मिल जाएगा। अभी तक पूरा आयुर्वेद कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकंड पेपर का, और फर्स्ट पेपर का मॉडर्न का हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया। होम्योस्टेसिस रेस्पिरेटरी आज या कल मैं कंप्लीट करा दूंगी। विद इन 5 या 10 डेज में मैं आपको पूरा जो फर्स्ट पार्ट है उसका मॉडर्न कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। थैंक यू सो मच।